नमस्कार दोस्तों। 17वीं बीपीएससी के भारतीय राज्य व्यवस्था के इस आंसर की और डिस्कशन के खंड में मैं दीपक कुमार सिंह मुखर्जी नगर दिल्ली से आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्या एजुकेशन के उन छात्रों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने बहुत अच्छा पेपर किया है और इस पेपर के उत्तरों को मिलाने के बाद आप और आश्वस्त महसूस करेंगे। उसके बाद आपको तैयारी प्रारंभ कर देना होगा। इसके बाद आपका ज्योग्राफी का जो डिस्कशन होगा वो मनीष सर करेंगे। ज्योग्राफी के डिस्कशन के बाद आपका करंट अफेयर्स का डिस्कशन होगा जो रवि झा सर करेंगे, और रवि झा सर के बाद आपका इकोनॉमी का डिस्कशन होगा जो हमारे सुमित कुलश्रेष्ठ सर करेंगे, जो अभी गाजियाबाद से दिल्ली के रास्ते में हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम लोग बच्चों यहां पर लेते हैं, और वो पहला प्रश्न बच्चों ये है कि 42वें संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द था पंथ निरपेक्षता, एक शब्द था समाजवादी और एक शब्द था अखंडता। इसमें 2 ही शब्द के बारे में पूछा गया है, इसलिए इसमें 2 शब्द के आधार पर इसका सही जो उत्तर होगा बच्चों, वह सही उत्तर दरअसल यहां पर ये होगा, बी होगा। इस तरह से इस सवाल में बी उत्तर होगा। बहुत सिंपल सवाल है और बहुत बार 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 क्या पूछा गया है। तो एक तो ये है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं बच्चों। किस लोकसभा सीट में भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों पीबीटीजी में से एक शोम्पेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? तो बहुत से ऐसी जनजातियां हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहती हैं। उसमें शोम्पेन जनजाति का संबंध अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से है, इसलिए इसमें भी जो सही उत्तर होगा वो अंडमान और निकोबार होगा। जो इस बात को जानते हैं कि शोम्पेन जनजाति अंडमान और निकोबार से और पीबीटीज में शामिल की गई, ट्राइबल मिनिस्ट्री के द्वारा उसे पीबीटी में शामिल किया गया, वे इस प्रश्न का सही उत्तर करके आए होंगे। त्रिपुरा, पूर्व विजयनगरम, आंध्र प्रदेश और तुरा, इनका कनेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर अलग अलग प्रकार की जनजातियां क्या है मानी जाती हैं। ये बात बड़ी ही बहुत सरप्राइजिंग है कि मतदान के लोकतांत्रिक अधिकार का पहली बार प्रयोग ये जनजातियां 2024 में कर रही हैं। क्योंकि आप जानते होंगे पिछले साल एक सवाल पूछा गया था जिसमें लोकुर समिति के ऊपर जब सवाल पूछा गया था कि किस आधार पर भारत में अनुसूचित जनजातियों को पहचाना जाता है, तो उसमें एक आधार था कि ये बहुत शर्मीले लोग होते हैं। शर्मीले लोग होते हैं तो वो बहुत ऊंचे स्थानों पर जंगलों के भीतर रहते हैं, इसलिए वे मुख्य धारा से क्या होते हैं, कटे हुए लोग होते हैं। इसलिए सोम्पेन जनजाति जो है वो सोम्पेन जनजाति और दूसरी कई 75 ऐसी जनजातियां हैं जिनको पीबीटीज में ट्राइबल मिनिस्ट्री ने शामिल किया था। और पीबीटीज ने में जब शामिल किया था तो इसका मतलब यह है कि वो जनजातियां ऐसे स्थानों पर रह रही थी जो मुख्य धारा या फिर जो हम लोग सामान्य तौर पर जिन सांस्कृतिक विशेषताओं के साथ मुख्य धारा के समाज को पाते हैं, वैसी विशेषताएं इनमें नहीं पाई जाती हैं। तो ये यहां पर इसमें बी आंसर क्या है होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 में विभिन्न आधारों पर किसी भी व्यक्ति के संसद सदस्य होने के अयोग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 है वो सबसे संबंधित है, लेकिन यहां बीपीएससी में भीतर जाकर सवाल पूछा गया है। सबसे पहली बात यह है कि इस सवाल का सही उत्तर तो अनुच्छेद 102 एक ए होगा, क्योंकि इसमें लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान किया गया है। जो यहां पर 102 एक डी है, यह भारत में कोई ऐसा व्यक्ति है जो भारत का नागरिक नहीं है, वो उसके आधार पर, मतलब नागरिक नहीं होने के आधार पर यहां पर इसको ये कहा गया है। 102 एक सी में चित्त विकृत या कुछ में चित्त विकृत होने के आधार पर किया गया है, और कुछ ऐसे हैं जिनमें दिवालिया होने के
आधार पर किया गया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चित्त विकृत दिवालिया जैसे जो आधार हैं वो लिए गए हैं, यहाँ पर नागरिक नहीं होने का आधार लिया गया है, और पहला जो है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह है लाभ का पद। तो लाभ का पद होने की जो बात है वो 102 एक ए में है। किसी संसद सदस्य के अयोग्यता के बारे में ये सवाल पूछा गया। फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? तो 1935 का जो अधिनियम है उसमें 1935 के अधिनियम का भविष्य में मूल्यांकन करने की बात नहीं कही गई थी। जैसे 1919 के अधिनियम में भविष्य में 10 साल में मूल्यांकन करने की बात कही गई थी, और आप सभी जानते हैं कि साइमन कमीशन जो आया था वो 1929 के बजाय और पहले इसीलिए आ गया था क्योंकि भारतीय 1919 के अधिनियम और उसके लागू करने के पहलुओं से संतुष्ट नहीं थे। तो यहां पर बच्चों 1935 के अधिनियम का जो मूल्यांकन है ये इसका विशेषताओं में नहीं है। इसमें यह नहीं कहा गया था कि 1945 में इस अधिनियम की जो प्रगति होगी उस प्रगति की समीक्षा की जाएगी, आपने ऐसा नहीं पढ़ा होगा। दूसरी बात यह है कि इस अधिनियम में भारत के संघ का प्रस्ताव किया गया था, लेकिन आप जानते हैं, आप पढ़े होंगे कि आधे से अधिक देशी रियासतें जो हैं वे संघ में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए क्या है ये लागू नहीं हो पाया। लेकिन ये 1935 में अधिनियम में था। गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो गवर्नर जनरल की थी उसका पुनर्गठन बार बार अंग्रेज कर रहे थे, उसमें संख्या बढ़ा रहे थे, तो ये भी कहीं ना कहीं ये था। फिर इसके साथ ही क्या है कि प्रांतीय स्वायत्तता है वो 1935 के अधिनियम की सबसे खास बात थी, क्योंकि 1919 के अधिनियम में जो द्वैध शासन था, इस द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतों के स्तर पर प्रांतीय स्वायत्तता की बात हुई। और प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब यह है कि चुनाव के बाद जिस राजनीतिक दल को विधान परिषद में उस समय राज्यों की जो विधायिका थी जिसमें बहुमत प्राप्त होगा, उस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। इस अर्थ में क्या है, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। तो ये सही है, ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन विशेषता नहीं है, इसलिए इसमें क्या है, चौथे में ए होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल पर आते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? तिथि वाले क्वेश्चन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर पूछे जाते हैं। जहां तक 26 जनवरी 1950 की बात है, तो 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था। कोई यहां पर ध्वज या झंडा नहीं क्या अपनाया गया था, तो इसलिए ये नहीं है। 22 जुलाई 1947 ही वो डेट है जिस डेट पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। एक और यहां पर बात है कि 26 नवंबर 1950 के बजाय अगर ये 26 नवंबर 1949 होता, तो आप सभी जानते हैं कि इस दिन संविधान को अपनाया गया था, और 24 जनवरी 1950 का कोई इस संदर्भ में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए इसमें 22 जुलाई 1947 ऑप्शन सही उत्तर होगा। कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल अनुमति दे सकता है, अनुमति रोक सकता है, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, या फिर वो सदनों को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन उसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई है। इसलिए अनुच्छेद 200 के अनुसार यहां पर ए ऑप्शन होगा। ये ध्यान देने की बात यह है कि विधेयकों के संदर्भ में अगर सदन, चाहे वो राज्य के हो, राज्य विधानमंडल हो, या फिर संसद की बात करें, अगर सदन राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, अगर सदन राज्यपाल के पास भेजते हैं राज्य विधानमंडल के मामले में, तो यहां पर कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। राष्ट्रपति जब किसी राज्य विधानमंडल के विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो सदनों के लिए समय तय है।
राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए कोई समय तय नहीं है और इसीलिए इस पर विवाद भी होता है। आप सभी जानते होंगे कि भारत के केंद्र राज्य संबंधों के विवाद में एक बहुत बड़ा एक विवाद ये भी है कि राज्यों के द्वारा पारित किए गए विधेयक जो राज्यपाल राष्ट्रपति को आरक्षित कर देते हैं, उन विधेयकों पर कई बार राज्यों को कोई प्रत्युत्तर नहीं मिलता है और इसलिए नहीं मिलता क्योंकि कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। तो इसलिए यहां पर क्या है कि ये यहां पर कोई समय सीमा क्या है यहां पर नहीं की गई है। ये बात आपको क्या है उत्तर में होगी। फिर इसके साथ ही बच्चों, संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंध विषय को छोड़कर 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। दल बदल के मामले में अयोग्यता का निर्णय प्राथमिक तौर पर स्पीकर करते हैं। उन दल बदल के अतिरिक्त जो अयोग्यता के दूसरे आधार है, जैसे लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता का निर्णय करना, जैसे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री सोरेन साहब, जब उन्होंने एक कोयले की खदान ली थी तो उन पर अयोग्यता का जो निर्णय है वो राज्यपाल करेंगे चुनाव आयोग की सिफारिश पर। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 को आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 192 में स्पष्ट होगा कि विधायकों को लेकर, अगर यहां पर क्या है कि 10वीं अनुसूची में विधायकों को लेकर या राज्य विधानसभा के सदस्यों को लेकर अयोग्यता का जो निर्णय है वो राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल चुनाव आयोग के सुझाव पर करते हैं। चूंकि वे राज्यपाल चुनाव आयोग के सुझाव पर करते हैं इसलिए इसमें सी आंसर क्या होगा, सही होगा। इसी तरह से सांसदों के मामले में राष्ट्रपति करते हैं। यहां पर भी स्थिति चुनाव आयोग के सुझाव के संदर्भ में क्या होती, तो 7वें का बच्चों क्या होगा, सी होगा। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है, इसके चार जो उत्तर है उसमें भारत की संचित निधि से अनुदान पर रोक। देखिए कटौती को इंग्लिश में कहते हैं कट मोशन। कट मोशन दरअसल क्या है, या 1 रुपए की कटौती कर दिया जाए या 100 रुपया घटा दिया जाए या कोई सब्सटेंशियल अमाउंट घटा दिया जाए। कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य मितव्ययिता से जुड़ा होता है, रोकने से जुड़ा हुआ नहीं होता और इस हिसाब से सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यह उत्तर यहां पर होगा। संचित निधि से अनुदान पर जो रोक है, रोक का विषय तो इसका यहां पर यह मतलब हो गया कि संसद ने अनुमति देने से मना कर दी, ऐसी स्थिति में सरकार गिर जाएगी, तो यह नहीं होता। सरकार के अनुदान पर रोक का मतलब यह है कि यहां पर भी क्या है, संसद ने अपने वित्तीय नियंत्रण की शक्तियों का प्रयोग किया और अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब कि सरकार के पास नंबर्स नहीं है, यह भी क्या है, नहीं होता। दरअसल कट मोशन से ही आजकल बजट शुरू होता है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों इसमें 8वें का सी आंसर होगा। सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक लगाने की कोई व्यवस्था इस प्रकार के प्रस्तावों में नहीं होती है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों 8वें का डी आंसर क्या है, 8वें का सी आंसर होगा। फिर हम लोग ये आते हैं अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायतों के लेखा प्रबंधन से, लेखा के ऑडिट से संबंधित नियम कौन बनाता है। तो जब आप 243 जे को पढ़ेंगे तो वहां पर राज्य विधानमंडल को ये शक्तियां दी गई हैं, इसलिए 9वें का सही उत्तर बच्चों डी होगा। जब आप 243 यहां पर 243 डी को क्या है पढ़ेंगे। फिर जिला कलेक्टर, ये कोई क्या है, यहां पर संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। राज्य वित्त आयोग राज्य जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कितना राजस्व प्रदान करेंगे, कितना जो राजस्व है वह राजस्व प्रदान करेंगे, इसके बारे में सिफारिश करता है। राज्य वित्त आयोग का काम ऑडिट का नहीं है और संसद का पंचायतों से कोई इस प्रकार का क्षेत्राधिकार नहीं है, इसलिए यहां पर डी आंसर होगा। जो बच्चे मेरे प्यारे बच्चे ये कह रहे हैं, दीपू सिंह का कहना है कि पेपर लीक हो गया है, अभी आयोग की आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। पेपर लीक होने की अफवाह है लेकिन अभी तक ऐसी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि जो पेपर पाया गया वो समय से पहले पाया गया और वो वही पेपर था जो पेपर एग्जाम में हो रहा था। आजकल सोशल मीडिया के दौर में इस प्रकार के आरोप अक्सर लगाए जा रहे हैं, इसलिए जब तक कोई आधिकारिक सूचना न आए,
आयोग की तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से या फिर नागरिक समाज की तरफ से भी आए तो उसका कुछ आधिकारिक आधार होना चाहिए। इसलिए यहां पर क्या है कि ये जो मतलब इस तरह की चीजें आप अधिकारी बनने जा रहे हैं तो सरकार के पक्ष को भी समझिए। बहुत सारे लोग क्या है अफवाह क्या उड़ा दे रहे हैं आजकल हर पेपर के संदर्भ में, लेकिन मुद्दा यह है कि ये पेपर कब लोगों को मिला, दूसरी बात क्या वो जो प्रश्न मिल रहे थे दोनों मिल रहे थे, इसका अभी तक क्या है कोई आधिकारिक क्या है उत्तर नहीं आया है, कोई इस प्रकार की बात नहीं कही गई है। इसलिए क्या है अनाधिकारिक खबरें और अफवाहों को खबर के रूप में लेने से क्या है बचें। फिर इसमें यहां पर बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पर आ रहे हैं जो 10वां प्रश्न है। 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये सभी आप जानते होंगे इसमें सी ऑप्शन क्या है सही होगा कि गिरिराज सिंह जी को बेगूसराय से जो चुने गए थे उन्हें क्या है कपड़ा मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये इसका उत्तर होगा। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति यह है कि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा अगले 10 वर्ष के लिए या अगले कितने भी वर्ष के लिए उनके मनोनयन की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया गया। उनके मनोनयन को आगे नहीं बढ़ाने से क्या हुआ कि अब भारत में जो एंग्लो इंडियंस हैं जो 2 लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, अगर कोई एंग्लो इंडियन लोकसभा में चुनाव के द्वारा नहीं पहुंच पाता था, उसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, या उसके संदर्भ में यह प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान 104वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इसका कारण यह है कि 75,000 से 1 लाख ही भारत में एंग्लो इंडियंस बचे हुए हैं। तो यह एक अल्पसंख्यक समूह है जिसको एक सांसद या 2 सांसद मनोनीत करके भेजा जाए, इसका कोई तुक नहीं था। इसलिए इसमें बच्चों सी आंसर क्या होगा। फिर इसके साथ ही बच्चों निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे? नीलम संजीव रेड्डी जी 1966 से और उसके बाद राष्ट्रपति बनने के ठीक पहले 2 बार वे लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब सीधे राष्ट्रपति बने थे, उसके पहले वे किसी राजनीतिक पद पर नहीं रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री थे इंदिरा गांधी कैबिनेट में और बीबी गिरी जो थे वे उपराष्ट्रपति थे, फिर वे राष्ट्रपति क्या बने। इसलिए यहां पर बच्चों सही उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न लेते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त किया गया? तो 104वां संशोधन 2019 के द्वारा दरअसल यह कहा गया, जो पहले था कि एससी एसटी और एंग्लो इंडियन, तो इसमें एससी एसटी का तो एक्सटेंड किया गया, अगले 10 साल तक उनका जो आरक्षण है वह आरक्षण क्या है एक्सटेंड किया गया। लेकिन जो एंग्लो इंडियन थे उनका जो नॉमिनेशन था मनोनयन था वो एक्सटेंड नहीं किया गया, तो इसलिए उनका ये समाप्त हो गया। एक ही विषय पर ये क्या है दूसरा सवाल है, तो 13वें में बच्चों बी होगा। और इसके साथ ही मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया? 91वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको तय किया गया और यह संविधान संशोधन जो था इसने गठबंधन सरकारों के दौर में मंत्रियों की संख्या को सीमित करके पद की राजनीति को थोड़ा सा इसने क्या है लगाम लगाया। जो बाकी संशोधन है जैसे 95वां संशोधन 93वां संशोधन, तो 93वां संशोधन 2005 जो है ये 2003 में किया गया था। 93वां संशोधन जो 2005 है ये 15(5) के द्वारा शिक्षा संस्थानों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में आरक्षण के बारे में है कि प्राइवेट स्कूल और कॉलेज में भी एससी एसटी और ओबीसी को आरक्षण की दिया जा सकेगा। जो 92वां संविधान संशोधन है और जो 95वां संविधान संशोधन है इसमें से एक संशोधन जो है वो 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ने से संबंधित है। तो ये जो इसमें आंसर्स दिए गए हैं उसमें 91वां संविधान संशोधन होगा। ये 14 प्रश्नों के पॉलिटी के प्रश्नों का डिस्कशन करने के बाद अब मैं ज्योग्राफी के
और ज्योग्राफी के बाद करंट अफेयर्स के जो प्रश्न हैं उनके प्रश्नों के डिस्कशन के लिए अपने साथी मनीष सिंह और बाद में उसके रवि झा जी को आमंत्रित करूंगा। तो मनीष जी आ जाएं और ये डिस्कशन क्या है प्रारंभ करें। पेन जरा सा, एक दूसरा पेन दे दें, आ जाइए। पढ़ाई शुरू करो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष सिंह दिल्ली सेंटर से आपका स्वागत करता हूं और मैं ऐसा कामना करता हूं कि आप सब सफल हों जीवन में। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उम्मीद करता हूं कि उनका पॉजिटिव रिजल्ट रहे। जो नहीं भी दिए हैं कोशिश कीजिए अगली बार आप 100% सफलता पाएं। बाकी हम लोग आपको सहयोग करने के लिए यहाँ पे हैं ही। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। मुझे पता है आज के दिन जो बच्चे एग्ज़ाम दिए हैं उनका पूरा फोकस इस बात पे रहता है ये देखने में कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं, कौन से क्वेश्चन गलत हैं। ऑलरेडी राहुल सर ने और बाकी सारे दीपक सर, सारे टीचर्स लोगों ने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया अपने अपने सब्जेक्ट्स और इस बार कट ऑफ मार्क्स के बारे में भी। बट फिर भी चलिए आइए हम शुरू करते हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चंस ले रहे हैं आज। अभी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीसीआरए की फुल फॉर्म क्या होगी। बड़ा बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें से लगभग सारे बच्चों का मेरे ख्याल से इसका आंसर सही होगा। इजी है। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसका इंग्लिश में होगा। आप बहुत इजीली आप इसका आंसर कर पाओगे। बेसिकली ये जो संघ है हमारे देश में किस तरह से ऊर्जा का जो कंजर्वेशन हो एक तरह से उसमें काम करती है और साथ ही साथ ये इसकी कोशिश करती है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये संघ, कि जो एफिशिएंसी है, जो हमारा दक्षता है वो बढ़े। इसका मतलब ये है कि कम ऊर्जा में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है आउटपुट ले पाएँ। ये इसके लिए एक तरह से पूरी तरह से अपने आप को डिवोट करती है, जो कि 1978 में इंडिया में इसे बनाया गया था। ये अपने आप में एक ऑटोनोमस संस्थान है, याद रखिएगा आप लोग, स्वायत्त संस्था है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है। अब इससे आसान क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा ज्योग्राफी में। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो उसको ऑलरेडी आइडिया होगा इस बारे में कि सबसे फेमस जो हमारा आर्टिफिशियल, अगर हम लोग पोर्ट की बात करते हैं तो वो है हमारा चेन्नई। बी इसका आंसर आपका करेक्ट है। आइए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सा एक अन्य से अलग है। अब ये अलग कैसे है, इसमें बस देखने की बात यह है कि पैनगंगा, महानदी और तुंगभद्रा, ये सारी तीनों की तीनों नदियां जो है कमोबेश पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और वहीं पे नर्मदा जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन तीनों से ये अलग है। ऐसे ही कुछ नदियां और हैं जो बहुत ही कम है इंडिया में, जैसे आपने सुना होगा तापी रिवर का नाम, वो भी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अगर वो भी होता तो उसका आंसर वहां पे वो हो जाता, बट इसलिए यहाँ का आंसर डी है, नर्मदा। जिसने भी लगाया ये क्वेश्चन बहुत सही किया उस बच्चे ने। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा सी नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, ये चलो कम से कम वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपका एक क्वेश्चन आ गया। इस सी नदी किनारे कौन सी सिटी जो है स्थित है। तो हम देखते हैं कि पेरिस जो है फ्रांस से होकर चली गुजरती है ये नदी। फ्रांस के जो हमारा पश्चिमी
उत्तर पश्चिम पार्ट जो हमारा है वहाँ पे आप देखोगे कि पठारी क्षेत्र है, तो मध्य पठारी क्षेत्र से ये नदी निकल करके ये जाती है फ्रांस और लंदन, इंग्लैंड के बीच में। आप जानते हो इंग्लिश चैनल है, वहाँ पे जा करके ये गिरती है और ये नदी पेरिस से होते हुए जाती है, इसलिए इसका आंसर हो गया अपना पेरिस सही। और जो आप फर्दर स्टडीज करोगे तो कोशिश करना कि बाकी जो शहर हैं वो कौन सी नदी किनारे है, आप तैयार रखोगे तो अगली बार एग्जाम में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है जैसे कि बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब रिवर के किनारे है। तो कोशिश कीजिए इस तरह से पढ़ना आप, इट्स वेरी इजी। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। चीन, मंगोलिया एवं जापान में निम्नलिखित मानव प्रजातियों में से कौन निवासरत हैं? अब आपको सोचना है यहाँ से निग्रो है तो ये पता होगा अफ्रीका में ज्यादा होते हैं। एस्ट्रोइड की बात करोगे तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में इनका उपस्थिति ज्यादा है। नार्डिक की जब बात करते हैं तो ये स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो रीजन है वहाँ पे ये होते हैं। मंगोलॉइड जो है ये जरूर मंगोलिया, आपको पता होगा कि चाइना के जस्ट नॉर्दर्न पार्ट पे वहाँ पे है, तो ये मंगोलॉइड ही इसका आंसर है। चीन, मंगोलिया एंड जापान, यहाँ पे इस प्रजाति के लोग आपको ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, इसलिए आंसर इसका हो गया ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में गांव से नगर की ओर प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? ग्रामीण क्षेत्रों में कम रोजगार। ऑफ कोर्स अगर हम शहर से कंपेयर करें तो ग्रामीण क्षेत्र में ऑब्वियसली रोजगार की बहुत कम संभावनाएं होती हैं, इसलिए ये तो सही है ही। साथ में शहरों में अधिक श्रम की मांग। ऑफ कोर्स गांव से अगर शहर में कंपेयर करें तो शहरों में श्रम की आवश्यकता ज़्यादा होती है और ये भी एक वजह है जिसकी वजह से माइग्रेशन होता है गांव से शहर की ओर। अगला देखिए, गांव शहर के बीच असंतुलित विकास। ऑब्वियसली अगर कोई आपसे पूछ भी दे कि गांव और शहर में मेजर डिफरेंस क्या है तो आप सबसे महत्वपूर्ण बात ये बताते हो कि जो विकास है वो पूरी तरह से असंतुलित है। सारे आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हों, रोड, हॉस्पिटल्स, स्कूल सारे शहर में ज़्यादा होते हैं, साथ में इंडस्ट्रीज वगैरह ऑल। एंड दैट्स वाई देखोगे कि गांव शहर के बीच में असंतुलित विकास की वजह से भी गांव से शहर की ओर प्रवास का है ज़्यादा आप देखने को मिलता है आपको, इसलिए इसका आंसर ये तीनों होना चाहिए एंड ऑप्शन में आपका है उपयुक्त सभी। सो द राइट आंसर इज डी, उपयुक्त सभी। इट्स वेरी इजी टू आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, अगर आपने मैपिंग किया हुआ है प्रॉपर तरीके से तो आप आंसर कर पाओगे और मेनली आपको मेरे ख्याल से ज्यादा इशू इसमें तो नहीं होगा। जैसे भारत की कुछ पर्वत श्रेणियां दी हुई हैं, गारो, नंदा देवी, कामेत एंड केटू। इसमें गारो सबको पता होता है कि गारो खासी जयंतिया जो है हमारा मेघालय में है। अब केटू ऑलरेडी पता है आपको कि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान जिसको अपना स्टेट कहता है, वो उस रीजन में केटू है। तो ये तो बिल्कुल ईस्टर्न में दिख गया आपको और ये वेस्टर्न में दिख गया। प्रॉब्लम आपको आएगी 2 और 3 को लोकेट करने में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर इसका सही क्रम बताइए। तो पूर्व में तो सबको पता है यहाँ पे कि गारो की पहाड़ियां होंगी, क्योंकि गारो खासी जयंतिया बिल्कुल मेघालय में पूर्व में है। केटू सबको पता है कि पश्चिम में है। तो ऐसे केसेस में प्रॉब्लम आएगी आपको 2 और 3 में कि नंदा देवी और कामेत दोनों बिल्कुल आसपास में है, दोनों उत्तराखंड में है। अगर आपने ठीक से लोकेट नहीं किया होगा ऑन द मैप तो यहाँ पे आप कंफ्यूज कर सकते हो। हालांकि आपको इसमें जो ऑप्शन है ये हेल्प कर देते हैं आंसर करने में। तो ये स्पष्ट कर लीजिए पहले कि पूरब में सबसे कौन सा होगा, गारो। तो जहां पे देखो 1, अगर ये भी किसी को पता है तो यहीं से आंसर हो गया। फिर K2 लास्ट में है, ये 4, ये दोनों अगर पता हो तो इससे भी आप आंसर कर सकते थे। हालांकि जब आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करोगे, देखोगे अपने मैप पे, तो आपको पता चल जाएगा कि आंसर इसका है सबसे पूरब में है गारो, फिर उसके बाद नंदा देवी, फिर कामेत। कामेत जो है नंदा देवी से थोड़े से पश्चिमी हिस्से में है और थोड़े से नॉर्दर्न पार्ट में है, इसलिए सेकंड में आ गया नंदा देवी, थर्ड में कामेत एंड फोर्थ में K2। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर आपका बी है 1 2 3 4। लावा का ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? आप सबने पढ़ा होगा चट्टान 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। हिंदी में बोलते हैं उसको हम लोग अग्नेय चट्टान, कायांतरित चट्टान और जो सेडिमेंट्री, आप सबको पता होगा 3 ही हैं। तो उसमें से जो हम लावा की बात करें तो ऑब्वियसली ये प्राइमरी चट्टान इसको माना जाता है, प्राथमिक। लावा बाहर आया, समय के साथ वो ठंडा होगा और फिर क्या बन जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठोस बन जाएगा। और ऐसे चट्टान को हम लोग क्या बोलेंगे, इग्नियस। जो वोल्केनिक एक्टिविटी से बनता है उसे हम बोलते हैं इग्नियस रॉक, इसे हम बोलते हैं प्राथमिक रॉक, और ये बहुत ज्यादा मात्रा में पृथ्वी पे पाया जाता है। तो आंसर हो गया आपका सी। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन एंड दैट इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक जायद फसल है? सरसों, कपास, चना और चारा। सरसों हम सबको पता है कि ये राबी
फसल है, कपास हमें पता है कि ये खरीफ का है, चना भी हमारा रबी फसल है, तो एक चारा है ये हमारा जो है जायद फसल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आपको पता होगा जनरली ये मार्च से जून के बीच में इसकी खेती की जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके साथ साथ एंडीज फैला हुआ है? जैसा कि आप जानते हो कि दुनिया में कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण में से ये भी आता है एंडीज। और सबने आपने देखा होगा, एक बार भी मैप खोल के देखा होगा तो आपको दिखा होगा कि जो सदर्न अमेरिकन पार्ट है, राइट फ्रॉम चिली से लेकर के उसको आप चले जाओगे ऊपर इक्वाडोर, पेरू वाला सारा रीजन, ये सब पूरे पश्चिमी तट पे फैला हुआ है। इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीजें आप देखने को मिल सकता है आपको जब पढ़ोगे। आज तक के यहाँ के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मानव इतिहास में कुछ ऐसे एंडीज पे कुछ ऐसे प्लेसेस है जहाँ कभी बारिश ही नहीं हुई है आज तक। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। आप फ्यूचर में इसको और डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, बट यहाँ आप समझ लो कि इसका आंसर क्या हो गया? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे इसका आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयले का प्रमुख भंडार है? आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। उड़ीसा में भी है, झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है। इसका मतलब ये है कि उपयुक्त सभी ये वो प्लेसेस है जहाँ पे आपकी कोयला के भंडार काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। इस पे कई सारे मूवीज बनी हैं, यू कैन ऑल्सो गो थ्रू दैट एंड एंजॉय। जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ेगा? जैसे यहाँ पे देखो, जोजिला सुरंग चाहता तो इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाया जा सकता था, लेकिन जैसे जो जिला पूछा यहाँ पे लोग, अगर जो जिला यहाँ पे सुरंग है क्या? ये जो जिला जो हमारा पास है ठीक उसी के नीचे ये सुरंग बनाया गया है जिससे आवागमन आसान हो जाए। और जैसा कि जो पास जोड़ता है श्रीनगर एंड लेह को, ये सुरंग भी श्रीनगर एंड लेह को जोड़ता है, इसलिए इसका आंसर हो गया आपका ए। इजी था बहुत। कम टू द नेक्स्ट वन। ब्राजील के मिनास गरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? अब जैसे ये पीसीएस में क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं अक्सर, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई इसमें से एक ही मिलता है। जैसे वहाँ बॉक्साइट भी मिलता है, लौह भी मिलता है, और भी कई तरह के अयस्क मिलते हैं जिनकी काफ़ी वैल्यूएशन दुनिया में। बट फिर भी अगर एक आपको चूज करना हो तो इनमें ज़्यादा मिलता है लौह अयस्क, तो इसके हिसाब से इसका आंसर हम लोग डी कर सकते हैं। कम टू द नेक्स्ट। शायद बस यही आपके ज्योग्राफी के सवाल थे। अब रवि सर आएंगे, आपके करंट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। वेलकम सर, एंड थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड डियर फ्रेंड्स। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। करंट अफेयर्स का देख लेते हैं कि करंट अफेयर्स मॉडरेट रहा, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत टफ भी नहीं है। तो करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसमें क्या स्थिति है। इसमें हालांकि ये करंट अफेयर्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये 4 साल पुराना क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 4 साल पहले चेन्नई से अंडमान निकोबार को कनेक्ट किया गया था। यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है साउथ अंडमान में पोर्ट ब्लेयर, उसको कनेक्ट किया गया था और समुद्र के अंदर केबल बिछाई गई थी ताकि इस क्षेत्र को जोड़ा जा सके इंटरनेट से, हाई स्पीड इंटरनेट से। और ये काम जो किया था ये बीएसएनएल के द्वारा किया गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो तिथि था, ये तिथि था 10 अगस्त 2020 को किया गया था, ठीक है। और बीएसएनएल के द्वारा अंडमान निकोबार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तहत यहाँ पे केबल बिछाए गए थे और जिसकी वजह से इंटरनेट फैसिलिटी यहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट फैसिलिटी के लिए ये किया गया था। तो ये 4 साल पुराना क्वेश्चन है। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन यहाँ पे गलती से आ गया है। अब भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैं इसको डिस्कशन कर देता हूँ। दरअसल भारत, चाइना और इंग्लैंड के बीच में जो एक त्रिकोणीय व्यापार होता था ब्रिटिश काल के दौरान, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। और उसमें जो मुख्य व्यापार होता था वो था चाय और अफीम। चूंकि ऑप्शन में यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अफीम है लेकिन चाय नहीं है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा अफीम होगा। अफीम का उत्पादन भारत में होता था और करते कौन थे? ब्रिटेन वाले उसको खरीदते थे और उसके
बाद जाकर के ब्रिटेन वाले उसको क्या करते थे, तो उसको कलकत्ता बंदरगाह के माध्यम से चाइना को निर्यात करते थे और चाइना में अफीम का व्यापार करते थे। तो ये एक ट्रायंगल बनता था जिसमें इसी तरह से चाय की भी स्थिति थी, भारत में चाय का उत्पादन होता था, चीन में चाय का उत्पादन होता था और उसे ब्रिटेन या यूरोपीय देशों में जाकर के ब्रिटेन के द्वारा बेचा जाता था। तो ये जो ट्रायंगल वाला जो ट्रेड जो था, त्रिपक्षीय जो व्यापार जो था, ठीक है, इसमें यदि हम लोग देखें तो इसमें दो वस्तुएं प्रमुख थी, एक था चाय और दूसरा जो था वो अफीम। तो आंसर में यहाँ पे अफीम ही है, इसीलिए अफीम ही होगा इसका आंसर। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हालांकि हिस्ट्री का क्वेश्चन था, ये करंट का क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद जाकर के यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार वर्ग में अमन शहरावत ने मई 2024 में, तो आपको पता होगा कि मई 2024 में ओलंपिक क्वालिफाई किया था तुर्की में और उसके लिए पेरिस ओलंपिक क्वालिफाई करके वो गए थे और ये चर्चा में आए थे। तो आप लोग को पता ही होगा कि 57 किलो वर्ग में, फ्री स्टाइल कुश्ती में 57 किलो वर्ग में था, क्योंकि 57 किलो वर्ग में ही इन्होंने ओलंपिक में भी कांस्य पदक भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिलाया था पेरिस ओलंपिक 2024 में, आपको पता होगा। तो ये 57 किलो वर्ग था। किलोग्राम तो वैसे भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि 100 ग्राम से भी कम वजन के कारण फाइनल में डिस्क्वालीफाई हो गई थी विनेश फोगाट। तो किलोग्राम तो जरूर चर्चा में था, विनेश भले ही ना पूछा हो लेकिन इनका पूछ लिया, तो किलोग्राम तो आपको याद करके जाना चाहिए था। तो इसका आंसर होगा बी होगा, 57 किलो वर्ग फ्री स्टाइल में। उसके बाद हरियाणा के पहलवान है, आपको पता होगा बहुत कम उम्र के युवा पहलवान है। जुलाई 2024 में नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह, ठीक है, तो एन कोटेश्वर सिंह हाई कोर्ट के जज बनने से पहले पूछ रहे हैं कि इससे पहले कौन से कोर्ट में थे। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पहले भी पूछता है। तो जम्मू और कश्मीर जो उच्च न्यायालय है, यूनियन टेरिटोरी उस समय था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश थे। हालांकि रिसेंटली जो है अब जम्मू कश्मीर राज्य बन चुका है और उसके बाद जाकर के यदि हालांकि राज्य नहीं बना है, सॉरी, विधानसभा का गठन कर दिया गया, बहाल कर दी गई है, लेकिन अभी भी वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का एक संयुक्त हाईकोर्ट है और उसमें ये जज थे और उसके बाद जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। तो इसका आंसर सी होगा और उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक टेक्नोपोलिस है, ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सिलिकॉन वैली। देखिए, टेक्नोपोलिस का मतलब ये होता है शहरों का जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसमें होता है ईओपोलिस, नेक्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस, मेगालोपोलिस, ये सब नाम रखे जाते हैं। जैसे कोई शहर पतन की तरफ बढ़ रहा होता है, बर्बाद हो रहा होता है, यानी कि पूरी तरह से धीरे धीरे अब उसकी वैभव खत्म होती है, तो उसको नेक्रोपोलिस कहा जाता है। उसके बाद जाकर के जो 10 लाख वाले शहर होते हैं उसको मेट्रोपोलिस कहा जाता है, ठीक है, और उसके बाद जाकर के ऐसे शहर 10 लाख से लेकर के 1 करोड़ के बीच में कम होती है उसको कहा जाता है मेट्रोपोलिस सिटी या मेट्रो सिटी, और 1 करोड़ प्लस जो होता है उसको मेगा सिटी या बृहद महानगर कहा जाता है, ठीक है। अब उसमें एक टर्म आ गया है, कौन सा, तो टेक्नोपोलिस, ऐसा शहर जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है सर्विसेज हो। तो आपको पता होगा कि अमेरिका का सिलिकॉन वैली जो है वो दुनिया के जितने भी बड़े बड़े तकनीकी कंपनी है, गूगल हो गया, उसके बाद जाकर के माइक्रोसॉफ्ट हो गए, जितनी भी बड़ी बड़ी आईटी से इंडस्ट्री है वो सिलिकॉन वैली अमेरिका का कहाँ है स्थित, अमेरिका में स्थित है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको टेक्नोपोलिस कहा जाता है। इंडिया का अगर आपको टेक्नोपोलिस या सिलिकॉन वैली देखना है तो वो कहां पे है, तो इंडिया का बेंगलुरु में है। तो टेक्नोपोलिस समझ में आ गया, सिलिकॉन वैली ही होगा जो कि अमेरिका में स्थित है, कैलिफोर्निया स्टेट, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में, प्रशांत महासागर के तट पर, ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। रुचिरा कंबोज जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी ये, और हाल में सेवानिवृत्त हुई है, रिसेंटली अभी 2024 में ही ये रिटायर हुई है। और इससे पहले अगर हम लोग देखें इनके बारे में पूछ रहा है सत्य क्या है, तो ये पहला ही आंसर होगा। 2014 में यूनेस्को में ये भारत की स्थायी प्रतिनिधि का पद इन्होंने संभाला था, 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर ए होगा। रुचिरा कंबोज रिटायर कर गई है, आईएफएस थी भारत की, यानी भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी रही है। वेरी गुड, आप लोगों ने सही किया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जून 2024 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया है। तो जून 2024 के करंट अफेयर से क्वेश्चन आया और ये है केरला का कोझिकोड। केरला का जो कोझिकोड है वो कई सारे साहित्यकारों का जन्म स्थल रहा है। गुड इवनिंग बबलू कुमार जी, गुड इवनिंग।
सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो कोझिकोड जो है वो बहुत सारे साहित्यकारों का जन्म स्थान रहा है। केरल का कोझिकोड, जिस तरह से अलग अलग शहरों की पहचान होती है यूनेस्को के द्वारा, जैसे फिल्म सिटी इंडिया में है तो मुंबई होगा, इसी तरह से कोझिकोड को साहित्य का शहर का दर्जा मिला है। और ये जो है भारत का पहला साहित्य शहर का दर्जा मिला है। कई साहित्यकारों के जन्म के अलावा कई सारे पब्लिकेशन और प्रिंटिंग हाउस जो है वो केरल के कोझिकोड में है, इसीलिए इसको साहित्य शहर का दर्जा मिला है। तो वेरी गुड, इसका डी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लीजिए। उस स्थान का नाम बताइए जहां डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली। तो एक छोटा सा किशोर अवस्था का एक लड़का था, आपको पता होगा, और उसका शूटर का नाम था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, जिसको मार करके गिरा दिया गया। इलेक्शन कैंपेन चल रहा था वहां पे, तो आपको पता होगा रिपब्लिक पार्टी की तरफ से उस समय कैंडिडेट थे डोनाल्ड ट्रंप, और उसके बाद जाकर के उधर से कमला हैरिस। तो रिपब्लिक पार्टी की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप थे, और उधर उधर की अगर बात करें डेमोक्रेट की तरफ से तो कमला हैरिस थी। इसी दौरान ये चुनाव प्रचार कर रहे थे, और चुनाव प्रचार के दौरान जब ये पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो एक बहुत ही कम उम्र का लड़का था थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, हालांकि उसको मार के गिरा दिया गया स्नाइपर्स के द्वारा। उसने टारगेट किया था उनको, और उनके बगल से ये गोली निकल गई थी, उनको कंधे को छूते हुए, थोड़ा सा जख्मी भी हुए थे, उनके सॉरी कनपट्टी को छूते हुए। आप लोगों ने वो वीडियोस देखे होंगे, थोड़ी सी ब्लीडिंग भी हुई थी, और उसके बाद पीछे एक जो पर्सन थे उनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, पेंसिल्वेनिया यूएसए का एक स्टेट है। आगे बढ़ते, अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल शबा। तो अल शबा जो है वो उस परिवार का नाम है, अल शबा जो है वो फैमिली है वहां पे। कहां पे? तो ये कुवैत बेस्ड फैमिली है, और कुवैत बेस्ड परिवार जो है उसको अल शबा कहा जाता है। अगर ये आपको याद है तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्या बने हैं? ये कुवैत के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं, और ये अल शबा वहां का एक शाही परिवार है, उसके ये सदस्य है, और इनका नाम है शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद नाम है, और अल शबा इनका पारिवारिक परिचय है। ठीक है, तो अल शबा फैमिली से आते हैं, और ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं अप्रैल 2024 में। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आप लोगों ने सही किया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वो एक अलग मुद्दा होगा, उस पर अलग बनेगा, अभी हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे? तो आपको बता दूं कि टोटल 3 ऐसे थे। अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव लाया था संयुक्त राष्ट्र में सदस्य बनने को लेकर के, संयुक्त राष्ट्र के कोई भी सदस्य बनने को लेकर के जब सुरक्षा परिषद में अंतिम रूप से प्रस्ताव लाया जाता है, ध्यान रखना है सिक्योरिटी काउंसिल में लाया जाता है, और सिक्योरिटी काउंसिल में जब यह प्रस्ताव लाया गया था तो अल्जीरिया जो कि अस्थायी सदस्य है, उसका स्थायी तो 5 सदस्य आपको पता होगा, तो अल्जीरिया ने यह प्रस्ताव लाया था, और अमेरिका ने क्या किया था? इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, वीटो किया था। किसने? यूएसए ने अस्वीकार किया था। और 2 देश ऐसे थे जिन्होंने मतदान का बहिष्कार किया था, यानी कि वो मतदान में भाग नहीं लिए थे। तो अल्जीरिया ने प्रस्ताव लाया था और अमेरिका ने इसका विरोध किया, तो एक हो गया। और उसके बाद जाकर के स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड किंगडम ने वोटिंग का बहिष्कार किया था, यानी बॉयकॉट किया था। तो इस तरह से टोटल 3 देश होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। उम्मीद है आप लोगों ने सही किए होंगे इसके आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देख लीजिए। लगभग 200 वर्षों तक आपको पता है कि यूरोप की तरफ धीरे धीरे रशिया को घेरते हुए जो नेटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने मेंबर्स को बढ़ा रहा है, और टोटल 32 मेंबर अभी तक हो चुके हैं। और उसी में स्वीडन जो कि स्कैंडिनेवियन देश है, स्कैंडिनेविया का देश है, फाइनली स्वीडन को इसकी सदस्यता मिल गई, और स्वीडन इसका 32वां सदस्य बन गया। स्वीडन के सदस्यता बनने को लेकर के 2 देश उसका विरोध कर रहे थे, बाद में उन देशों ने अपना विरोध वापस ले लिया, तो फाइनली जो है वो स्वीडन इसका 32वां सदस्य बन गया। ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, आपको पता होगा स्वीडन। अब उसके बाद जाकर के अगला जो क्वेश्चन है कि मार्च 2024 में किए गए बदलावों के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र, यानी वरिष्ठ नागरिक जो चुनाव में वोट डालने के लिए बूथ तक नहीं जा सकते हैं, अब तो बूथ नहीं कह लीजिए, ईवीएम मशीन कह लीजिए, उसमें वोट डालने नहीं जा सकते, तो घर से डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं। और इसकी आयु जो है वो पहले 80 वर्ष थी, ध्यान रखेंगे, इसकी आयु जो है वो पहले 80 वर्ष थी, और इसी साल जो है इसकी अधिकतम आयु, इसकी आयु को बढ़ा करके 85 वर्ष कर दिया गया है। यानी कोई व्यक्ति अगर 85 वर्ष या उससे अधिक का है तो वो घर से डाक द्वारा मतदान कर सकते हैं। तो इसका आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है फरवरी 2024 से लिया गया है। देखिए पूरा क्वेश्चन एक को छोड़ करके दिसंबर 2023 को छोड़ करके बाकी 2024 के क्वेश्चन है मैक्सिमम, ठीक है, करंट के। तो फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का 13वां जो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ। WTO का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है वही सबसे बड़ा सम्मेलन होता है, और इसका आयोजन पूछ रहा है कहां पे किया गया। तो इसका आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में किया गया था, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में। तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसका गठन हुआ था, आप लोगों को पता होगा, विश्व व्यापार संगठन, और उसी का जो 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है वो अबू धाबी में हुआ था। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है 2024-25 का केंद्रीय बजट भाषण, जिसको निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में दिया गया था भाषण, और उसमें आत्मनिर्भरता के लिए यदि हम लोग बात करें तो आत्मनिर्भरता के तहत खास करके जो ऑयल सीड्स है, तिलहन के क्षेत्र में जो स्वावलंबन की बात की गई है, उसके तहत कौन सा पूछ रहा है कि तेल वाला बीज यानी कौन से ऑयल सीड शामिल नहीं है। तो इसमें आपको बता दूं सोयाबीन शामिल है, इसमें मूंगफली शामिल है, इसमें तिलहन शामिल है, इसमें सरसों शामिल है, और इसमें सूरजमुखी शामिल है। यानी टोटल 5 तेल उत्पादन करने वाले बीजों को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें नारियल शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर जो है वो होगा नारियल। तो ये 3 के अलावा 2 और शामिल है, जिसमें आपको पता है सूरजमुखी है और उसके बाद जाकर के सरसों है। तो इसका आंसर डी होगा। अब उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किए होंगे आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लाहौद से पता होगा आप लोगों को कहां पे है, तो तिब्बत में है। और उसके बाद जाकर के माउंट एवरेस्ट कहां पे है, तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, जिसको सागर माथा कहा जाता है। और रिसेंटली नेपाल और चाइना ने मिलकर के इसका जो मेजरमेंट किया है, तो इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर बताई गई है। यह दुनिया की सर्वोच्च चोटी और माउंट लाहौद से जो कि तिब्बत में है, और इस पे 2 बार चढ़ाई सेम सीजन, यानी सीजन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की शुरू होती है आमतौर पर मई में, जब सबसे कम बर्फ होता है, क्योंकि मई के आसपास क्या होता है, मानसून भी नहीं आया रहता है और बर्फबारी भी कम होती है, तो उसी समय पर्वतारोहण शुरू होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो सत्यदीप गुप्ता जो कि उत्तर प्रदेश के हैं, सत्यदीप गुप्ता के द्वारा जो है ये चढ़ाई की गई, और सत्यदीप गुप्ता ने 2 बार चढ़ करके रिकॉर्ड बनाया इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है कि एशिया क्षेत्र से प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ठीक है, एशिया में सबसे प्रमुख पर्यावरण पुरस्कार माना जाता है 2024 के विजेता। तो आलोक शुक्ला जो है भारत के हैं, और आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 दिया गया है। तो इसका आंसर डी होगा। और उसके बाद जाकर के अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो रिसेंटली आपको पता है कि नवीन पटनायक एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बाद जब इस लोकसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव हुए थे, ओडिशा विधानसभा के भी चुनाव हुए थे, तो बीजेपी ने बहुमत हासिल की थी, और बीजेपी के जो विधायक दल के नेता यानी मोहन चरण मांझी को राज्य में मुख्यमंत्री बनाया गया है। और पूछा यह गया है कि वो कौन से विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने थे। हालांकि ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसका जो आंसर होगा वो होगा क्योंझर। क्योंझर एक जिला भी है, आपको पता होगा, और क्योंझर जो है वो लोहा उत्पादन के लिए फेमस है। ओडिशा का एक डिस्ट्रिक्ट है क्योंझर, केंदुझर भी कहते हैं, क्योंझर भी कहते हैं इसको, और डी। और यहाँ से ये विधायक चुने गए थे मोहन चरण मांझी, जो कि एक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को रिप्लेस किया है। आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने है, हमास के शीर्ष नेता इस्माइल हानिया एक लंबे समय से ईरान के तेहरान में रह रहे थे, ठीक है। और ईरान सरकार के द्वारा आपको पता है कि हमास को सपोर्ट किया जाता है, ट्रेनिंग के साथ साथ उनको इक्विपमेंट प्रदान किए जाते हैं, मोरल सपोर्ट भी किया जाता है। तो इसी क्रम में वो एक लंबे समय वहां पे एक फ्लैट में ये जब थे, तो इन पे कहा जाता है कि कथित रूप से ड्रोन हमला के द्वारा या किसी के द्वारा बम रख दिया गया था। स्पष्ट नहीं हुआ कि कैसे इनकी मृत्यु हुई, लेकिन इनके फ्लैट में जिस कमरे में थे वहां पे ब्लास्ट की वजह से इनकी मौत हुई थी। और ये 31 जुलाई 2024 की घटना है, और वो ईरान की कैपिटल तेहरान में हुआ था। हाई सिक्योरिटी जोन में ये हत्या पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना था। तो इसका आंसर जो है वो ए होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला पूछा है कि यूपी की युवा महिला आरती का वर्तमान पेशा क्या है, जिसे अमल
क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किंग चार्ल्स द्वारा, तो किंग चार्ल्स द्वारा बुलाया गया था। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स है, आपको पता होगा, और उनके द्वारा बुलाया गया था और इनको सम्मानित किया गया था। दरअसल यूपी सरकार पिंक ई रिक्शा कार्यक्रम चलाती है, जिसके तहत महिलाओं को सशक्तिकरण के द्वारा महिलाओं को ई रिक्शा चलाने के लिए दिया जाता है। सरकार के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है, ई रिक्शा प्रोवाइड कराई जाती है, और ये ये पिंक ई रिक्शा कार्यक्रम के तहत होता है। पिंक कलर यहाँ पे फीमेल से रिलेटेड है, और ये ई रिक्शा चालक है यूपी की बहराइच की, जो एक महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है यूपी की बहराइच की, और इन्हें लंदन में बुला करके चार्ल्स तृतीय के द्वारा सम्मानित किया गया था। ठीक है, कौन सा मिला था? अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया था। तो इसका आंसर बी होगा। सी कौन कह रहे हैं जी? इसका आंसर बी होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देख लीजिए अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से, चंद्रमा का जो रिमोट एरिया है, जो सुदूर एरिया है, उससे, ठीक है, उससे चाइना ने एक मिशन भेजा था, और उस मिशन के तहत क्या हुआ था कि चाइना के जो रोवर थे उसके द्वारा वहां से उस क्षेत्र से चट्टाने यानी रॉक्स लाए गए थे, और उन चट्टानों को ला करके दोबारा पृथ्वी पे अब क्या किया जाएगा, तो उसकी संरचना का अध्ययन किया जाएगा। और चाइना के द्वारा ये मिशन भेजा गया था, जो रोवर के द्वारा खुरच करके निकाल करके वहां से चट्टाने और मिट्टी लाई गई है, जिसका अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, ये चंद्रमा के रिमोट एरिया से किया गया था, तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जाकर के अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष 23 जून को मनाया जाता है, का विषय क्या था? तो इस बार का इसका जो विषय था वो था, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाइए। ठीक है, आइए आगे बढ़े और जश्न मनाइए, तो इसका आंसर जो है वो बी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद पूछा है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2024 में पुरस्कार पुरुष एकल का खिताब। तो आपको बता दूं कि स्पेन का एक टेनिस सेंसेशन कार्लोस अल्काराज, जो कि अभी 22 साल का भी नहीं हुआ है, और अचानक से उसने राफेल नडाल को, और उसके बाद जाकर के आप देखेंगे तो नोवाक जोकोविच जैसे बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा रहा है, और उसको पीछे करके आगे बढ़ रहा है। कार्लोस अल्काराज स्पेन का है, और कार्लोस अल्काराज जो स्पेन का है, उसी ने फ्रेंच ओपन का खिताब अभी रिसेंटली 2024 वाला जीता है। तो इसका आंसर जो होगा वो बी होगा। 20-21 22 साल से कम का खिलाड़ी है कार्लोस अल्काराज, और पुरुष एकल में खेलता है ये। ठीक है, अभी इस साल अगर आप देखेंगे तो फ्रेंच ओपन उसने जीता है, उसके अलावा वो लगातार कई सारे ग्रैंड स्लैम जीत रहा है और बड़े बड़े खिलाड़ियों को हरा रहा है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट, तो इसका आंसर बी होगा। उसके बाद है कि इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, ये जीमैक्स का मतलब होता है जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। EX मतलब एक्सरसाइज का शॉर्ट फॉर्म है ये। तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2024 का आयोजन जापान और भारत के नौसेना के बीच ये आयोजन किया जाता है, और ये बारी बारी से दोनों देश के क्षेत्र में होता है। इस बार ये योकोसुका जापान में हुआ था। ठीक है, इस बार ये योकोसुका जापान में आयोजन किया गया था, जिसमें भारत के नौसेना और जापान की नौसेना ने भाग लिया था। गुड इवनिंग आशुतोष सिंह जी, गुड इवनिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन सारे के सारे अगर आप देखेंगे तो आप इसको इजी बहुत नहीं कह सकते, लेकिन मॉडरेट क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा मुझे कि बहुत ज्यादा टफ हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जाकर के जो अगला है, नेक्स्ट है, वो है पायल कपाड़िया की उस फिल्म का शीर्षक क्या है? तो अभी 77वां, आपको पता होगा कि 2024 में 77वां यदि हम लोग देखेंगे तो कान फिल्म महोत्सव हुआ था। कांस फिल्म महोत्सव कहाँ पे होता है? यूएसए में। ये 77वां महोत्सव था, और उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट ये मूवी का नाम है, और इस मूवी को अगर हम लोग देखेंगे तो इसने कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड फिक्स पुरस्कार जीता है। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जाकर के अगला जो क्वेश्चन है वो है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? तो अभी आपको पता होगा कि रशिया में अभी अक्टूबर में ब्रिक्स देशों का सम्मेलन हुआ है। ब्रिक्स देशों का सम्मेलन, आपको पता है कि ब्रिक्स के कुछ और मेंबर जुड़े हैं, 2 एशिया से, 2 अफ्रीका से ब्रिक्स में मेंबर जुड़े हैं। पहले 5 मेंबर थे, अब 9 मेंबर हो गए। 1 जनवरी 2024 से
5 सदस्यों को ज्वाइन करना था लेकिन 4 देशों ने ज्वाइन किया है। 6 को शुरू में ज्वाइन करना था लेकिन 4 ही ने ज्वाइन किया, और इस तरह से ब्रिक्स के सदस्यों की संख्या 5 + 4 9 हो चुकी है। और साथ ही 1 जनवरी से रशिया ने उसकी अध्यक्षता संभाली, और अभी ही अक्टूबर में रिसेंटली में रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स का, चूंकि जो अध्यक्ष बनता है वही उसका क्या करता है, उस साल उसका जो वो होता है, ठीक है, सम्मेलन जो होता है उसकी अध्यक्षता भी करता है और होस्ट कंट्री भी होता है। तो रशिया इसका होस्ट कंट्री था और रशिया के कजान शहर में अभी हुआ है। तो इस तरह से रशिया जो है, रूस जो है, इसकी अध्यक्षता रूस ने संभाली। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उसके अलावा 4 और देश जोड़े गए हैं, 2 एशिया से और 2 अफ्रीका से, और अब 9 सदस्य इसके हो गए हैं। आगे बढ़ते तो इसका आंसर डी होगा। उसके बाद जाकर के नेक्स्ट यदि देखें तो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, और ये आगे बढ़ते हैं। करंट का अगर देखें तो अगला है कि आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो दरअसल आर अश्विन की कहानी, रविचंद्रन अश्विन जो कि सबसे ज्यादा अगर देखेंगे विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज में दूसरे स्थान पर आ चुके हैं। अनिल कुंबले के बाद भारत में सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में विकेट लेने वाले हैं। चेन्नई सुपर किंग की तरफ से ये आईपीएल में खेलते हैं। उसके अलावा इंडिया के वनडे और टी20 में भी एक लंबे समय तक खेला है, हालांकि अभी टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में भारत में सबसे ज्यादा अनिल कुंबले के बाद विकेट लेने वाले आर अश्विन ऑफ स्पिनर है। बैटिंग भी ठीक ठाक करते हैं। आर अश्विन ने अपनी आत्मकथा लिखी है एस मोंगा की सहायता से। एस मोंगा ऑथर है और इनकी सहायता से आर अश्विन ने लिखी है ये किताब। तो ये आर अश्विन पर आधारित ये किताब है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जाकर के है 2023 में मोबाइल फोन के निर्माण में भारत की स्थिति क्या है? तो भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। चीन के बाद भारत, चूंकि आपको पता होगा कि चाइना में बहुत सारी समस्या आने के बाद बहुत सारे मोबाइल जो कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो अपने प्लांट को धीरे धीरे इंडिया की तरफ शिफ्ट कर रही है। इसी क्रम में आपने देखा होगा कि चेन्नई में आईफोन बनाने का प्लांट बना है। दुनिया का सबसे बड़ा जो सैमसंग का प्लांट है वो नोएडा में है। तो धीरे धीरे जो मोबाइल बनाने वाली जो कंपनियां हैं वो भारत की तरफ शिफ्ट हो रही है। और चाइना से बहुत अंतर था, अब ये अंतर कम हो रहा है। हालांकि चाइना अभी भी सबसे बड़ा उत्पादक है, क्योंकि चाइना के पास रेयर अर्थ मेटल है जो कि मोबाइल के बनाने में काम आता है। विशेष प्रकार का मिश्र धातु होता है, रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है उसको। तो अभी भी चाइना उसका सबसे बड़ा उत्पादक है। तो चाइना हब बना हुआ है, लेकिन इंडिया अब दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल सेट या हैंडसेट उत्पादक देश बन चुका है। तो इसका आंसर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जाकर के ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस थे वो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे। कहीं मत जाइएगा, अगले सेगमेंट के क्वेश्चंस को लेकर के बाकी फैकल्टी आने वाले हैं। धन्यवाद आप सभी को, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मेंस की तैयारी में लग जाइए, और जिनका नहीं पीटी बहुत अच्छा गया है वो भी अभी से मेंस को पढ़े, क्योंकि प्रीलिम्स अभी बहुत दूर है। अपनी कमियों को दूर करें। ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।